मैं हूं आपका भाई रेजा हसन। आज हम लोग जो है फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी। दोस्तों, आखिर ये लॉ ऑफ ग्रेविटी होता क्या है? यानी हम लोग ये जानते हैं कि ज़मीन के अंदर एक फोर्स लगता है जो हम लोगों को सब अट्रैक्ट करके रखता है। सपोज जिस तरह से दीवार पे कोई छिपकली चिपकी हुई रहती है, सेम उसी तरह से हर चीज़, हर ऑब्जेक्ट ज़मीन पे चिपका हुआ रहता है। और हर वो चीज़ जिसके पास मास हो वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इसको जानने के लिए सपोज हम मान लेते हैं कि ये वर्ल्ड है। अगर किसी बंदा यहाँ पे रहता है तो वो ज़मीन के तरफ इस तरह से चिपक के रहता है नीचे। अगर कोई बंदा यहाँ पे रहता है तो यहाँ पर वो चिपक के रहता है। कोई बंदा अगर यहाँ पे रहता है तो यहाँ पर चिपक के रहता है। कोई यहाँ पर रहता है तो उसके लिए नीचे ये रहता है। यानी हर कोई जो है ज़मीन की तरफ चिपक के रहता है। तब चिपक के रहने की वजह क्या है, ये कैसे पता चला? 17वीं सेंचुरी में जब गार्डन में सर आइजैक न्यूटन ने बैठा हुआ था तो यहाँ से एक एप्पल गिरा। जब इसके ऊपर एप्पल गिरा तो उसके दिमाग में कीड़ा लग गया। अब उसने ये फाइंड करना चालू कर दिया कि आखिर ये एप्पल नीचे जो गिरा क्यों गिरा। ज़मीन के तरफ गिरने से क्या ज़मीन की तरफ कोई ताकत है, कोई फोर्स है? अगर है तो फिर ये मून जो है, चांद जो है, वो फिर ज़मीन के नीचे क्यों नहीं गिरता है? तो इसी चीज़ को जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि सपोज इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि कोई भी पत्थर में या कोई भी भारी चीज़ में हम एक धागा से बांध करके उसको सर्कुलर पाथ में स्पिन करते हैं। सपोज ये कोई पत्थर है, उसको धागा से बांध दिया यहाँ तक, तो ये जब सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमेगा, सर्कुलर पाथ में जब घूमेगा तो ये जो है वेलोसिटी इसका चेंज होगा। और हम सबसे पहले बात ये जानते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि कोई भी बॉडी वो अपने स्टेट को बनाए रखता है, चाहे उसका स्टेट रेस्ट में हो या मोशन में हो, जिसको हम इनर्शिया बोलते हैं। तो अब दोस्तों, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया किसको बोलते हैं? टेंडेंसी टू रिमेन अनचेंज, यानी अपनी अवस्था को बनाए रखने की ताकत को ही तो इनर्शिया बोलते हैं। ठीक उसी तरह से हम ये जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के हिसाब से घूमे तो उसका वेलोसिटी में कंटिन्यूअसली चेंज करना पड़ेगा। उसका वेलोसिटी में कंटिन्यूअसली चेंज करना पड़ेगा। और जब कंटिन्यूअसली हम चेंज करेंगे तो चेंज करने के लिए कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होगा। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर वेलोसिटी को चेंज करता है तो यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई होता है। तो ये फोर्स लगाता कौन है? वही लगाता होगा जो हाथ से पकड़ के यहाँ से घुमाता होगा। तो वो फोर्स इसके ज़रिए से जाता क्या है? ये धागा के ज़रिए से, जिसको हम टेंशन बोलते हैं। ये स्ट्रेस इसका टेंशन है। सेम उसी तरह से सूर्य जो है, सूर्य के चारों तरफ हर प्लैनेट जो है वो रोटेट होता है, और अर्थ जो है, अर्थ के चारों तरफ
मून रोटेट होता है। तो आप एक चीज़ देखेंगे, सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होता है। मून भी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के हिसाब से सर्कुलर पाथ में लगातार चेंज होता है, तो इसका भी वेलोसिटी को चेंज होने के लिए कोई ना कोई तो फोर्स लगता होगा। यहाँ पर कौन सा फोर्स लगता है? यहाँ पर जो भी फोर्स लगता है अर्थ और मून के बीच, जो इनविजिबल अर्थ फोर्स है, इनविजिबल फोर्स, उसी का नाम सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स दे दिया। ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है दोस्तों? पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास हो, हर मास वाली चीज़ एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। अब वो कितनी कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, यानी इससे क्या पता चलता है, जिस बॉडी के पास जितना बड़ा मास हो उसका ग्रेविटेशन उतना ज़्यादा होता है। अब न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स का, कि कोई भी दो बॉडी है m1 और m2, इसके बीच में जो डिस्टेंस है मान लेते हैं r है। जब मास बढ़ेगी यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, अगर मास इंक्रीज होता है तो फोर्स भी इंक्रीज होता है, लेकिन डिस्टेंस अगर r इंक्रीज होता है तो फोर्स डिक्रीज होगा। ये चीज़ बताता है। तो न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया कि ग्रेविटेशन फोर्स Fg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास m1 एंड m2, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और क्या बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2। ये इक्वेशन हम इसको 2 मान लेते हैं। तो अब क्या हो गया कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं g, उसके बाद होता है m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो दोस्तों अब ये g जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है, g जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और इसका SI यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दोस्तों ये जो है यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सारे चीज़ के लिए इक्वली एप्लीकेबल है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। दोस्तों बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी क्यों बोलते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये चीज़ कैसे आया। अगर हम देखेंगे कि इसका
ऐसा यूनिट कैसे आया? तो ये F इजिकल टू क्या दिखे थे, जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। जब हम एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो G इजिकल टू क्या होगा, F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। तो भाई क्या होगा, G इजिकल टू फोर्स का क्या होता है ऐसा यूनिट, न्यूटन, और R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू मास। इसका क्या होगा, मीटर में होगा, तो मीटर है तो मीटर स्क्वायर बाई, अब ये m1 है, मास है, इसका यूनिट होता है kg, ये भी होता है, इसका यूनिट होता है kg। तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं G इजिकल टू, इसका ऐसा यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दोस्तों फाइनली अब हम लोग ये जान लिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, यानी G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। अगर if distance r increase 2 times, if distance r increase 2 times, increase 2 times, तो force decrease 4 times। अगर R इंक्रीज करता है 3 टाइम्स तो फोर्स डिक्रीज करेगा 9 टाइम्स। तो दोस्तों अब हम लोग एक चीज़ ये निकालते हैं कि अर्थ और मून के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, क्या है। तो इस फॉर्मूला में G इजिकल टू F इजिकल टू G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, ये मेन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। इसके लिए हम अर्थ और मून के बीच कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है वो निकालने के लिए मुझे मास ऑफ अर्थ जानना पड़ेगा, मास ऑफ अर्थ। उसके बाद क्या है, मास ऑफ मून, और डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ इक्वल टू क्या है, ये तीनों चीज़ जानना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों मास ऑफ अर्थ क्या है कि 5.972 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, और मास ऑफ मून है 7.346 इंटू 10 टू द पावर 22 kg, और डिस्टेंस है 3.844 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। और हम जो है G का वैल्यू जानते हैं, G इक्वल टू क्या होता है कि 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11। अब सेम इसको जब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे F इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, उसके बाद क्या है इंटू 5.972 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 7.346 इंटू 10 टू द पावर 22 बाई 3.844 इंटू 10 टू द पावर 8 पर स्क्वायर। जब इसको हम फाइनली सोल्व करेंगे
तो इसका वैल्यू आएगा 1.98 इंटू 10⁻20 न्यूटन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और जिस भाई को कुछ अगर समझ में नहीं आए तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू।